numerical problem. Find the shorter wavelength photon emitted in the Lyman series of hydrogen. शॉर्टर वेवलेंथ फोटोन फाइंड करना है हमने. लाइमन सीरीज है. लाइमन सीरीज के लिए फार्मूला सेम है, 1/λ इज इक्वल टू आर टाइम 1/n स्केयर माइनस 1/p स्केयर. अब p जो होता है वो जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एमिट करके जा रहा होता है, और n वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट कर जहाँ से एमिट कर रहा होता है. लाइमन सीरीज में n 1 के बराबर होता है और p हम एक आर्बिट्रेरी n के बराबर ले लेते हैं कि जो भी n की वैल्यू डालेंगे हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट करके वहाँ जा रहा है. तो हमें चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब होती है जब आपके पास फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम हो. और फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम तब होती है जब हमारे पास आपके पास इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ी जंप लगाता है. तो सबसे बड़ी जंप का मतलब ये है कि वो फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट पे चला जाए. इनफाइनाइट ऑर्बिट के लिए इन्फिनिटी पुट कर दें, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी का स्केयर इन्फिनिटी ही आएगा और 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0. तो 1/λ मिनिमम बराबर आ जाएगा r के, और 1/λ मिनिमम जब उल्ट करेंगे लैम्डा मिनिमम ऊपर आ जाएगा और ये r डिवाइड में आ जाएगा. तो r कांस्टेंट वैल्यू है 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷. तो आंसर आएगा 91 नैनोमीटर. न्यूमेरिकल नंबर 2 बिल्कुल ऐसे ही है, बस सीरीज चेंज है. और सीरीज में क्या लिखा हुआ है, पास्टन सीरीज, और सेकंड लाइन फाइंड करनी है. सेकंड लाइन का मतलब है पास्टन की सीरीज स्टार्ट होती है थर्ड से. आपके पास पहली सीरीज लाइमन, दूसरी बामर, तीसरी पास्टन, चौथी ब्रैकेट, पांचवी पिफंड. तो हमारे पास जो ये सारी सीरीज में से पास्टन है वो थर्ड से स्टार्ट हो रही है, और सेकंड लाइन फाइंड करनी है. सेकंड लाइन का मतलब है थर्ड से आगे, फोर्थ एंड फिफ्थ. फिफ्थ का मतलब है n इज इक्वल टू 5. आप वैल्यू पुट करेंगे 1/3 का स्केयर माइनस 1/5 का स्केयर, 1/9 माइनस 1/25. एलसीएम लेंगे 9 मल्टीप्लाई 25 2 to 5, 25 1 जार 25, 9 1 जार 9. तो 25 माइनस 9 16. रिवर्स कर लेंगे, लैम्डा ऊपर आ जाएगा और आंसर निकलेगा 12.81 नैनोमीटर. और इसके बाद अगली ही पास्टन सीरीज में आपने फाइंड करनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब ये है कि सबसे शॉर्टेस्ट उसने जंप लगाई है. और शॉर्टेस्ट जंप का मतलब ये है कि अगर वो सीरीज थर्ड से स्टार्ट हो रही है तो जंप किस में जा रही है, फोर्थ में जाएगी. जंप होगी फोर्थ में. तो 1/λ इज इक्वल टू r टाइम 1/3 स्केयर माइनस 1/n स्केयर. तो n आपके पास 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए. क्योंकि एनर्जी मिनिमम करनी है, तो मिनिमम एनर्जी तभी होगी जब थर्ड से वो फोर्थ में जाके जंप लगाएगा. और ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा और आंसर आएगा 1875 नैनोमीटर. पहले 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक ही फार्मूले से हल होते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज. ओके जी. द सीरीज लिमिट द वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज इज एमिटेड एज द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम fall from n is equal to infinity to the n is equal to 2 state. What is the wavelength of the line where delta lambda हमें एनर्जी दी हुई है, और अब हमने लैम्डा फाइंड करना है. एनर्जी दी हुई है, हमें लैम्डा क्या करना है, फाइंड करना है. और n कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से वो n इज इक्वल टू 2 स्टेट में आ रहा है. अच्छा जी, सबसे पहले डेल्टा ई बराबर होता है एच सी बाय लैम्डा के, और हमें ये पता है डेल्टा ई बराबर है एच सी बाय लैम्डा या एच एफ के, और एफ बराबर होता है सी बाय लैम्डा. अब लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा को दूसरी साइड पे ले जाए, डेल्टा ई को यहाँ डिवाइड कर दे, तो एच सी बाय डेल्टा लैम्डा. एच आपके पास वैल्यू आ गई, सी आपके पास ये वैल्यू आ गई, और ये आ गई डेल्टा ई की वैल्यू. ठीक हो गया. और लैम्डा की वैल्यू आएगी 365 नैनोमीटर. हमें देखें जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 2 की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि हमें एनर्जी गिवन थी. और जब हमें एनर्जी गिवन है तो ना हमें, आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं. बामर सीरीज में जब आप ऊपर वाला जो फार्मूला हमने यूज़ किया उसको भी यूज़ करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इन्फिनिटी से सेकेंड वाले के अंदर. तो आपके पास तब भी इसका रिजल्ट आ जाएगा. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5. A photon is emitted from a hydrogen atom which undergoes a transition from n is equal to 2 state to n is equal to 3 state to n is equal to 2 state. कैलकुलेट द एनर्जी. अब आपने एनर्जी फाइंड करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है, और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है. कैलकुलेट द एनर्जी, द वेवलेंथ, द फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट की एनर्जी फाइंड करनी है. और एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला हमें फाइंड पता है, ई एन बराबर होता है माइनस ई नॉट बाई एन स्केयर के. और ई नॉट आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वो है आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हम लोगों ने जब एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था वहाँ पे हमने फाइंड किया था.
तो ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई एन स्केयर, पहले 2 पुट करने तो माइनस ई नॉट बाई 2 का स्केयर, 3 पुट करें तो माइनस ई नॉट बाई 3 का स्केयर। फिर हमने कैलकुलेट द एनर्जी फाइंड करनी है, तो डेल्टा ई फाइंड करना है, यानी इन दोनों वेवलेंथ्स की दोनों जो लेवल हैं इलेक्ट्रॉन यानी वो शेल्स के, उनके दरमियान कितनी एनर्जी गैप है। तो E3 माइनस E2, और E3 माइनस E2 में E3 तो नेगेटिव हो जाएगा लेकिन E2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस होने की वजह से हमारे पास आ जाएगा माइनस ई नॉट बाई 3 स्केयर प्लस ई नॉट बाई 2 स्केयर। तो डेल्टा ई बराबर आ जाएगा ई नॉट 1/4 माइनस 1/9 इज इक्वल टू ई नॉट 9 माइनस 4/36। इस सबको जब आप सॉल्व करेंगे और एंड पे ई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो 1.86 इलेक्ट्रॉन वॉट। अब आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो वेवलेंथ का तरीकाकार या तो आप पहले वाला कोई भी फार्मूला यूज़ कर ले, यहाँ पे बामर सीरीज वाला भी यूज़ हो सकता है, वह यूज़ कर ले, आपकी मर्जी है। लेकिन हमने यहाँ पे दूसरा फार्मूला यूज़ किया जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यूज़ किया था, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। वही लेमडा फाइंड करने के लिए एच सी बाई डेल्टा ई, तो वो हमारे पास एच की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई की वैल्यू 1.89 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये आ जाएगा 658 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸8, लेमडा की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, तो आंसर आ जाएगा 4.56 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, कहता है फाइंड द लॉगस वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ आयोनाइजिंग हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए। अब आपको पता है हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिट P1 होता है और जो लास्ट ऑर्बिट, अब आयोनाइज करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ने इन्फिनिटी पे जाना है, तो आपने फाइंड करनी है एनर्जी। क्या फाइंड करनी है? एनर्जी। ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई एन स्केयर। और अच्छा बेटा, इसको और आसान करने के लिए आप वो वाला फार्मूला यूज़ कर लें 1 बाई लैम्डा वाला, आपके लिए वो आसान हो जाएगा। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, यही इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वही क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर है। ठीक है, वही लिख दें, ये वाला प्रोसेस करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ताकि एनर्जी निकालें, एनर्जी निकालने के बाद आप ये वैल्यू निकालें, तो आप इसकी बजाय क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही आंसर लिख देंगे तो ठीक है। ओके जी, नंबर 7 बहुत आसान है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट लेवल। इनर मोस्ट ऑर्बिट लेवल R1 फाइंड करना है, और ये हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं। Rn का फार्मूला n स्केयर स्केयर बाई 4 पाई स्केयर के ई स्केयर m। R1 निकालेंगे तो 1 का स्केयर, 6.63 10⁻34 का स्केयर, 4 पाई का स्केयर, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ई का स्केयर ई 1.6 10⁻⁻19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻11। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सा है, लिखा हुआ है आपने, डिटरमाइन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1। डिटरमाइन एसोसिएटेड विद द सेकंड ऑर्बिट एंड द गैप बिटवीन देम। दोनों के दरमियान गैप का मतलब ये है, दोनों के दरमियान आपने अगर एक एटम जंप करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो ये आप पहले भी फाइंड कर चुके हैं। इसका आंसर आपके पास ये जो आपने ऊपर एक न्यूमेरिकल किया था, ये वाला E2 E3 वाला, इसी तरह वहाँ पे सिर्फ E2 E3 की जगह E1 E2 आ जाएगा, तो आपने उसको फाइंड करना है और वो आपके पास आ जाएगा 10.02 इलेक्ट्रॉन वॉट। अच्छा, इसी का एक और यही पार्ट, एग्जैक्ट यही पार्ट आपके पास ये नीचे मौजूद है। अगले क्वेश्चन का 9th पार्ट ये है, एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम द सेकंड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल। डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड। एनर्जी निकालनी है आपने। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एमिटेड एंड कैलकुलेट द वेवलेंथ। एनर्जी आपके पास आ गई डेल्टा इज इक्वल टू 10.02 इलेक्ट्रॉन वॉट। अब डेल्टा ई बराबर होता है एच एफ के, एच एफ की वजह से एफ आप उधर ले जाएं तो एच डिवाइड हो जाएगा डेल्टा ई के साथ, तो डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच 10.02। अब ये देखें, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू पुट करनी है। अगर आप ई की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, वो ई हर्ट्ज आ जाएगा।
इलेक्ट्रॉन हर्ट्ज आ जाएगा, तो वो आंसर गलत होगा। आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ तक, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर लेमडा फाइंड करने के लिए C/F, सी की वैल्यू आपको पता है, एफ की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है 2.5 इंटू 10⁻15, तो आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। एक इलेक्ट्रॉन है जो बोहर ऑर्बिट है ऑक्सीजन का। अब ऑर्बिट किसका है, ऑक्सीजन का। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू सर्कल द न्यूक्लियस। एक सर्कल न्यूक्लियस के गिर्द कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको। सबसे पहले तो हम उसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं, v फाइंड करनी है, और रेडियस हमें पता है, रेडियस होता है 5.8 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है फर्स्ट ऑर्बिट की। फर्स्ट ऑर्बिट की जो वैल्यू है वो है 5.8 इंटू 10⁻⁻11। ओके जी, हमारे पास जो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट था, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो v निकालेंगे तो m और r n दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। h की वैल्यू होगी, 2 की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी, पाई की वैल्यू होगी, m की वैल्यू और r की वैल्यू। ये जब सारी वैल्यूज आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके जी, इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई बाय ω1 के, और v1 इज इक्वल टू r1 ω1, और v1 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई r1 डिवाइडेड बाय v1 हो जाएगा। क्योंकि v1 की आप यहाँ से वैल्यू जो इधर पुट करेंगे तो ये आ जाएगी, आपके पास यहाँ पे पुट करने से आंसर आएगा r1/v1। v की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है, r की वैल्यू आपको पता है 2 पाई कॉन्स्टेंट है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके जी बेटा, लास्ट क्वेश्चन आपका, और वो है इलेक्ट्रॉन्स इन एन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन है जिनको एक्सेलरेट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट से। इज इलेक्ट्रॉन वर स्लो डाउन इन अ टारगेट, जब वो टारगेट को हिट करते हैं तो स्लो डाउन होते हैं। व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस, जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है उनकी मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी। मिनिमम वेवलेंथ का जो फार्मूला है वो है hc/ve। hc/ΔE होता है आपके पास फार्मूला, और डेल्टा ई बराबर है ve के। तो आप यहाँ पे ve की वैल्यू पुट कर लें, hc की वैल्यू पुट कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.14 एंगस्ट्रॉम नॉट। एंगस्ट्रॉम नॉट होता है 10⁻⁻10 मीटर। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10⁻⁻10 के अंदर। 10⁻⁻10 को आप कन्वर्ट कर लेंगे एंगस्ट्रॉम नॉट के अंदर। और लास्ट जो इसका क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह है। कंप्यूट द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड इन ऑर्डर दैट द शॉर्ट वेव लिमिट ऑफ द कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम शेल बी एग्जैक्टली 0.1 नैनोमीटर। आपके पास स्पेक्ट्रम की जो वेव लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 0.1 नैनोमीटर। सेम ऊपर वाला फार्मूला है, v फाइंड करना है, लैम्डा इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा आपके पास, और v उस साइड पे चला जाएगा, और जो आंसर आएगा वो आएगा 12,400 वॉट्स। 12,400 वॉट्स। ये आपके न्यूमेरिकल एंड हो गए।